द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो इसमें हिंदी का पहला पोर्शन है और इसमें 1 से 4 तक जो है ये काव्यांश के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, हमारे द्वारा ये पहले ही पढ़ लिया गया है। तो चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये भी पढ़ लिए होंगे। आप लोग अगर नहीं पढ़ पाए होंगे तो वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे जिससे कि आप लोग को आंसर बनता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी। अच्छा प्रश्न है, गद्यांश पढ़े हैं आप लोग, आंसर दें कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो यहाँ पे मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी ये पूछा गया है। तो जब समता और क्षमता के बीज जो है बोए जाएंगे तो ये जो है मानवता की फसलें खिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है धरती कितना देती है का आशय क्या है। बहुत कम देती है, कितना देती है, बहुत अधिक देती है, कुछ देती ही कहाँ है। तो धरती देती है का आशय बताना है। आप लोग कमेंट करके उत्तर को भी लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे धरती कितना देती है का आशय है बहुत अधिक देती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है कवि उसका महत्व नहीं समझ पाया था। तो कवि जो है किसका महत्व नहीं समझ पाया था ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे कवि जो है वो धरती माँ का महत्व जो है नहीं समझ पाया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। गद्यांश में है 2 ऑप्शन ऊपर लिखे गए हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सी स्वार्थ एवं लोभ से जो है बचपन में पैसे बोए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि जल, प्राण, पुत्र ये सारे शब्द जो हैं तीनों ये इसके अनेकार्थी शब्द, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं ये बताना है। औषधि के, सार के, तत्व के या फिर जीवन के। 5वें का ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जल, प्राण, पुत्र जो है किसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में है क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न है, चलिए इसको बताते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द का चयन करना है। चारों शब्द हैं, सुर है, निडर है, गति है या फिर कमल है। तो यहाँ पे जो आपका तद्भव शब्द होगा वो आपका पी ऑप्शन निडर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सुर है, गति है, कमल है, ये सभी क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ही है, सो ही रहा होगा। कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहेंगे। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए जिससे कि समय समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असाध्य, ठीक। जिसका उपचार ना हो सके उसको असाध्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, पहला है। दूसरा है प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। फिर सी वाला ऑप्शन है हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, सही वाक्य जो है वो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वें प्रश्न में एक वाक्य लिखा गया है जो कि गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में ये जो गरीब लिखा गया है, गरीबों या गरीब है, यहाँ पे पूछा गया है ये शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है। विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीब जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 11वें में प्रश्न में पूछा गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति को, कादिर को, बनारसी दास को या फिर सुंदरदास को? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चारों दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें बादशाह शाहजहां ने जो है महाकवि राय की पदवी किसे दी थी? तो यहाँ पे इनके द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा जो है सुंदरदास को ये पदवी दी गई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुंदरदास ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पंकज है, अंबुज है, वारिद है या फिर पदम है? 12वीं का स्पष्ट आंसर है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो वारिद नहीं होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी पंकज, अंबुज और पदम जो है कमल के सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग के साथ गलती क्या होती है, ये छोटी छोटी गलती अक्सर होती है, देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप लोग देखें यहाँ कमल का पर्यायवाची, सीधा ऐसे कमल का पर्यायवाची यहाँ देखे इतना, बस खट से पंकज होता है, मार दिए, आगे ही देखे ही नहीं कि नहीं लिखा गया है। ठीक, तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है? चलिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। का है, चा है, टा है या फिर या है? तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों की कौन सा वर्ण आएगा ये बताना है। 13वीं में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन जो है डी सही होगा। या वर्ण जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ पे का, चा, टा, आपको ये का से लेकर के माँ तक जो वर्ण होते हैं ये सभी क्या किसके अंतर आते हैं? ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे पूछा गया कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम ढूंढना है जो संस्कृत से बना हुआ है। विस्मय जो लिखा गया है डी ऑप्शन ये तत्सम है, बाकी सभी तद्भव। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रच्छन्न शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो प्रतिपन्न होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं लगाना है अन्यथा गलत हो जाएगा। और प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध का परोक्ष होगा। गौण का क्या होगा? गौण का विलोम शब्द क्या होता है भाई? मुख्य या प्राथमिक जो होता है। ठीक, और गौण मतलब द्वितीय होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये संस्कृत के प्रश्न हैं, इसको स्किप करेंगे हम लोग। बढ़ेंगे अगले पोर्शन की तरफ। ठीक, इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। और आप लोग को अगर इसके प्रश्नों को सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रत्येक प्रतिशत में बताया गया है कि टेलीग्राम चैनल का नाम है द मास्टर प्रकाश क्लासेस। वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिए सर्च करके, और इसके पीडीएफ को वहाँ से आप प्राप्त करके सॉल्व कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए 26 से लेकर के 30 नंबर प्रश्न को, यानी 5 प्रश्नों को जो है हम लोग पैसेज के रूप में देखेंगे। तो ये पैसेज आपके स्क्रीन पे है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद आंसर को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, यहाँ भी पढ़ लीजिए। और यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को आराम से रोक करके आराम से पढ़िएगा। ठीक, चलिए यहाँ भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा पैसेज है, ये भी हो गया। बढ़िए आगे, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो 26 नंबर का प्रश्न जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। पैसेज में जो ये विंडेस्ट शब्द लिखा गया है इसका जो है तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे ये जो शब्द जो लिखा गया है 26 नंबर का, ये जो शब्द लिखा गया है इसका जो तात्पर्य है ये है कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का है, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो आईसी क्या है। यहाँ पे इजी प्रश्न है, तो यहाँ पे ये इसका जो तात्पर्य है वो है आपका एडजेक्टिव। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं 28 को। 28 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन जो है आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन के रूप में आंसर जो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे ABCD के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 28 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिकॉज द एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। डी ऑप्शन जो है इसका, एक मिनट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है जो पैसेज में इस शब्द का सिनोनिम बताना है। चलिए बताइए कौन सा इसका होगा आंसर सही। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में है, यहाँ पे पूछा गया कि अंटार्कटिका जो है ये जो है हमेशा साउथ पोल में फिक्स होता है। ये सही है, यस सही है, हाँ नहीं, में भी हो सकता है, नॉट गिवन द पैसेज में दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नो सही होगा, ठीक। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 31 का। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली जो है कौन सा सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। चलिए आप सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है ABCD, बताइएगा कौन सा ग्रामर के दृष्टि से सबसे सही वाक्य होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे इट इज सैम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। ऊपर के प्रश्नों में हम लोग करेक्ट सेंटेंस को ढूंढ रहे थे और इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। बी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है पोसेसिव केस कौन सा है। आई है, मी है, यू है, माइन है। तो यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर जो पोसेसिव केस है ये माइन जो लिखा गया है ये पोसेसिव केस में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आई मी माइन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढकर फिल करना है, कौन सा सही होगा। जैसे फॉर, टू, फ्रॉम, एट। तो यहाँ पे फ्रॉम भरा जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का बढ़ेंगे 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है एंड हैविंग, माफ कीजिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। तो यहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 35 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीमोरॉन ये है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीमोरॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बताना है जो कि अंडरलाइन है। ये एबव जो लिखा गया है ये कौन से पार्ट स्पीच के अंतर्गत आएगा। एडजेक्टिव है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होगा एबव, या फिर नाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा। 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे एडवर्ब होगा, ठीक। एबव जो लिखा गया है वो एक एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यहाँ पे ये आपका जो है पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर। तो इसको जो है बदलना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे कौन सा इसका हो जाएगा, चलिए देखते हैं।
तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 का, व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस इंग्लिश के पोर्शन का जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, 10 प्रश्नों को लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा, टू बोर्ड ऑफ फ्लाइट, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है 4 ऑप्शन लिखे गए हैं और इसमें आपको एरर ढूंढना है और कौन सा जो है ऑप्शन में एरर होगा। चलिए देखते हैं 39 में। तो बात करते हैं एरर की। तो यहाँ पे पहले ही ए वाले सेंटेंस में आई एम रीचिंग जो लिखा गया है यहाँ पे होना चाहिए था आई रीच, एक मिनट, यहाँ पे होना चाहिए था इट शुड बी, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, मतलब एरर जिसमें है पहले में ही एरर है, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन सही होगा इसका। बढ़ेंगे 40 नंबर की तरफ और 40 नंबर में जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है, खाली स्पेस पे भरना है। द सोल्जर्स, उसके बाद फिर जो स्पेस में फिल किया जाएगा वहाँ पे मार्च्ड, ऑप्शन नंबर सी बी जो है इसका राइट आंसर होगा, मार्च्ड थॉट द टाउन। चलिए डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है ये हमारे विज्ञान के पोर्शन से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है। संवहन विधि होती है, वाष्पन विधि होती है, परिक्रमण होती है या फिर ऊष्मीय विस्तार विधि को ऊष्मा स्थानांतरण विधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। दोस्तों के साथ ये सेशन को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि अन्य को भी सहायता मिल सके और इसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को जो है दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है वो संवहन विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका संवहन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 42 नंबर की। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। बात करते हैं डेजर्ट कूलर की। तो यहाँ पे ये जो आधारित होती है वो वाष्पशील शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जल परिवेश की ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन वाष्पशील शीतलन पर आधारित होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होती है किस प्रकार से होती है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है, पोटाश फिटकरी का, या फिर एल्युमिनियम पाउडर का, या फिर बिरंजक चूर्ण का। दलदले पानी के विषय में बात किया गया है और उसको शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे जो पोटाश फिटकरी होता है इसी के माध्यम से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दूध एक क्या है। पायस है, निलंबन है, जेल है, या फिर साल है। चलिए आज जान जाते हैं कि दूध क्या है एक। कितने लोग को मालूम है कमेंट करके आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएंगे। 45 में तो ये दूध जो होता है एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में बूंदों के रूप में निलंबन को पायसन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पायस जो लिखा गया है पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और इसमें है कौन सी धातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है। जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, या फिर ब्रोमीन है। बात करते हैं यहाँ पे अधातु की और वो भी तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करने की। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा 46 नंबर का वो
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो होती है ये जो है अधातु है और तरल अवस्था में पाई जाती है। वहीं पर अगर बात करते हैं धातु की और वो भी तरल अवस्था में जो पाई जाती है वो आपका मरकरी होता है, जिसको पारा के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा आपका डी ब्रोमीन सही हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियंत्रित करती है। अच्छा प्रश्न है। हमारे शरीर में वह कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के तापमान को संतुलित और नियंत्रित करती रहती है। पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अबटू ग्रंथि है या फिर हाइपोथैलेमस। तो बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो होती है यही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यही ग्रंथि जो होती है शरीर में भूख, प्यास और कामोत्तेजना भी सभी को नियंत्रित करे रखती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है। त्वचा की परत को जल से अभेद बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है। कोलेजन के द्वारा होता है, मेलानिन के द्वारा होता है, कैरोटीन के द्वारा या फिर काइटिन के द्वारा। 48 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सी कैरोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी मनुष्य में जो ये नाखून वगैरह पाए जाते हैं ये कैरोटीन के ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। फोर्टी 49 का ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट करके उत्तर को बताएं। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है। तो यहाँ पे सी एड्रेनालिन जो है हार्मोन सबसे अधिक स्रावित होता है उत्तेजना के समय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। अधिविक्रय है, थायराइड्स है, पीयूष है या फिर अग्नाशय है। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है मनुष्य के शरीर में उसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो यह पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पोर्शन जो है ये गणित का है और गणित के हम सभी प्रश्नों को स्किप करते हैं। और अगर आप लोग को इसके प्रश्नों को सलूशन देखना है तो हमारे सर के द्वारा सुबह 10-12 मिनट का वीडियो जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहाँ से आप लोग जा करके इसकी वीडियो को पहले लिस्ट से देख सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना होगा। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर इसके सभी प्रश्नों को 150 प्रश्न जो हैं उसके पीडीएफ को डाला जाता है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को लोड करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पोर्शन है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। इसमें पूछा गया है, पहला ही प्रश्न है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। अच्छा प्रश्न है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। अब यहाँ से हम लोग पर्यावरण के 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बात करते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति की। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। बढ़ेंगे 72 नंबर की तरफ। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है। मैसूर महल है, किला द फोर्ट है, दरिया दौलत बाग है या फिर इस्माइल घर है। तो ग्रीष्म महल के नाम से जाने जाना वाला टीपू सुल्तान का महल जो है वो महल है दरिया दौलत बाग। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को ग्रीष्म महल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था। एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं जिससे ऑप्शन और प्रश्न भी स्पष्ट दिखे। वो 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन की स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास का मतलब है चित्तरंजन दास। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा।
तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में जो किया गया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। ठीक, इस समय इसका नाम बदलकर जो है प्रयागराज कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है? एल्युमिनियम है, कापर है, आयरन है, कार्बन है। तो विद्युत का सबसे कम सुचालक जो पदार्थ है वो है आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्बन। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल भू भागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? पूरे विश्व की बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो कि भूभागीय क्षेत्र का फल कितना भारत अपने आप में रखता है। तो पहला ये 2.4% ही रखता है। ऑप्शन पहला ही राइट आंसर है। इजी प्रश्न था, सभी को मालूम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो नदियाँ हैं ये किस देश में बहती हैं? जॉर्डन है, इजराइल, ईरान है, जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है। तो ये नदियाँ जो बहती हैं इराक में बहती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इराक जो है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? ब्रेड बास्केट के नाम से जाने वाला प्राकृतिक विश्व क्षेत्र जो है वो आपका पहला ही स्टेपी क्षेत्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपनी आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये राज्य का मुख्यमंत्री होता है, संघ का प्रधानमंत्री होता है, राज्य विधान परिषद सभा होता है या फिर राष्ट्रपति होता है। बात करते हैं यहाँ पे राज्यों के गवर्नर की, तो ये जो आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो असम विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? और ये जो है संविधान संशोधन 87वें संविधान के अनुसार इसको 2016 तक ये रखने का जो है निश्चित निर्णय लिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन नहीं है, ये संख्या जो है 87 यानी 87वें संविधान के अनुसार रखा गया। ठीक, तो यहाँ पे संख्या जो है आपका बी संख्या 126 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे संख्या सदस्यों की संख्या 126 होगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, यंग इंडियंस फोरम किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध है? तो यहाँ पे यंग इंडियन फोरम CII उद्योग व्यापार संगठन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, CII। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है शिक्षण कौशल से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। इसमें 81वें प्रश्न को देखा जाए तो इसमें पूछा गया है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, इसके लिए कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन जो लिखा गया है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति पाने के लिए अगर वो करेगा तो यहाँ पे वो अपने कौशल को विकसित करने के उपयुक्त वातावरण तैयार करने के स्थान पर आर्थिक पक्ष को महत्व देता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है कम प्रेरक हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आर्थिक पक्ष को अपना महत्व देगा, ना कि अधिगम को। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना, इसका अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आंसर भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो दंड ना देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय जो है कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक दंड स्वीकार
नहीं है। अगला है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो बिगाड़ना होता है, दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ने का तात्पर्य जो है, आशय जो है, ये आशय है कि अवांछित व्यवहार पर, सी ऑप्शन में जो लिखा गया है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? जानकारी प्रदान करना, छात्रों के साथ छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना या फिर और उसमें भाग लेना। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, सबसे अच्छा सटीक और अच्छा प्रश्न है। चर्चा प्रारंभ करना और करने की पहल करना और उसमें भाग लेना शिक्षार्थियों का जो है उसमें ये कहना अध्यापन की सबसे अच्छी यानी सर्वोत्तम प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो यह विधि जो है किस विधि के अंतर्गत आएगी? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए कौन सी विधि ये होगी जो अध्यापक के द्वारा किया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूज ना हो, आप लोग को दोबारा भी पढ़ सकें। चलिए 84 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। ये टोली शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रदेश में आजकल जिन शिक्षकों की सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है वे कौन से हैं? वो आवश्यकता कौन सी है ये बताना है। तो 85 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में भली प्रकार स्थापित कर सकें वही सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका क्या संबंध है? उसका किससे संबंध है? तो ये संबंध भावात्मक क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर पहला ही भावात्मक क्षेत्र सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 87 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या होता है? जानना होता है, समझना होता है या फिर विश्लेषण करना होता है या फिर मूल्यांकन करना होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन करना जो ऑप्शन में डी लिखा गया है यही जो है योग्यता ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अच्छी शिक्षा पद्धति कौन सी है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सी सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति है। तो 89 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो लिखा गया है डी ऑप्शन में लिखा गया है कि जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। ठीक, यही जो है शिक्षा अच्छी शिक्षा पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक में सभी आ जाएंगे, बालक बालिकाएँ आएंगे। ठीक, ध्यान ये भी ध्यान रखिएगा, और वो भी सभी वर्ग के। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो क्या कर रहा है? सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है या फिर सीखने के समय आकलन कर रहा है? तो बात करते हैं
यहाँ पे क्या समायोजित कर रहा है, तो वो जो समायोजित कर रहा है वो सीखने के लिए आकलन को समायोजित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को, और इसमें भी 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। 91 का प्रश्न देखते हैं। इसमें है शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, तो क्यों शिक्षण प्रभावी हो जाता है? चलिए 3 ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है, एक नीचे आपको दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं शिक्षण प्रभावी होने का, तो जब छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करने से शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? मौलिकता है, प्रभावशीलता है, लचीलापन है, उपरोक्त सभी होंगे। सृजनात्मकता की विशेषता जो होती है वो विशेषता है आपकी उपरोक्त सभी, जैसे कि इसमें सभी आ जाएंगे, मौलिकता भी होगी, प्रभावशीलता भी होगी, लचीलापन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मंद गति से सीखने वाले बालक को किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है या फिर ज़रूरत होती है? सहायता, अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, या फिर कुछ सहायता की। तो यहाँ बात करते हैं कि यदि कोई मंद सीखने वाला बालक है तो उसको जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता आपकी है विशेष सहायता की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? शिक्षण को परिभाषित करने का परिभाषा क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। 94 का, तो यहाँ पे शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना ही जो है शिक्षक को परिभाषित किया जाता है। जब कोई शिक्षक ज्ञान का जो है अपने ज्ञान को छात्रों के लिए स्थानांतरित करेगा और तब छात्र द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया जाएगा, तो यही जो है शिक्षण की सबसे अधिक अच्छी परिभाषा हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 मिनट क्या हो रहा है, चलिए दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा गया है कि शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो किस शिक्षण विधि के अभ्यास में लाना चाहिए ये बताना है। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अंतःक्रियात्मक शिक्षण विधियाँ जो हो ये अभ्यास में लाना चाहिए सभी अध्यापकों को, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, तो चलिए देखते हैं शिक्षण जो है ये कैसे और अधिक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन देखें, पढ़ें, तब फिर ऑप्शन को लगाएंगे कौन सा सही होगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। जब छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतायत या फिर वह नियंत्रण दिया जाएगा तब जो है अधिक प्रभावी हो सकता है क्या? शिक्षण। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन सही होगा इसका। इसी के साथ 97 नंबर को प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें एक उत्तम कक्ष जो है शिक्षक किस प्रकार से होते हैं? तो प्रश्न को देखा जाए तो इसमें पूछा गया है एक उत्तम कक्ष शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। अगला है, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन लिखा गया है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। फिर उपरोक्त सभी। 97 में ऑप्शन कौन सा सही होगा? कमेंट करके आप लोग आंसर को बताते रहें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 का। इसमें पूछा गया है सामान्यतः छात्रों को पठन पाठन के लिए जो है विशिष्टताएं क्या होती हैं? तो पठन पाठन के लिए जो सामान्यतः छात्रों की विशिष्टताएं होती हैं वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 मिनट क्या हो रहा है, हाँ चलिए ठीक है। 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अधिगम में क्रियाशीलता होनी चाहिए। छात्रों
में सीखने की योग्यता होनी चाहिए। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, सब सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप एक शिक्षक के रूप में हैं तो आप उस समय क्या करेंगे, जब आप कोई किसी बालक से या किसी विद्यार्थी से पूछते हैं और उसका उत्तर वो गलत देता है। तो चलिए देख लेते हैं, यदि आप भी एक अध्यापक हो जाते हैं तो उस समय क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमको करना चाहिए कि उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, ठीक, यानी कि सही उत्तर को बताएंगे कि उसका उत्तर इसलिए गलत हो गया, ठीक, ना कि उसको दंडित करेंगे, मारेंगे, डांटेंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तर शिक्षण का स्तर है। परावर्तक है, अंतःक्रियात्मक है, प्रक्षेपण है, संकलित है। बात करते हैं शिक्षण स्तर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अंतःक्रियात्मक जो शिक्षण स्तर है ये शिक्षा का स्तर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। और इसके साथ 100 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 101 नंबर पे। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान एवं घटना चक्र से जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। और 130 प्रश्नों को हम लोग फटाफट थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को इसका। और हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है। अच्छा प्रश्न है। अभी तक आप लोग 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते आए हैं, ठीक, जैसे ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं। यहाँ पे 5वीं अवस्था खोजी गई है और वो भी मानव निर्मित है। वो कौन सी अवस्था है ये बताना है। तो यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे इसको खोजा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों का जो ये एंटी टेरर युद्धाभ्यास किया गया 2021 में, वो कहाँ पे आयोजित हुआ। चीन में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, भारत में हुआ या फिर तजाकिस्तान में किया गया है। तो ये जो किया गया है पाकिस्तान में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। विराट कोहली हैं, स्टीव स्मिथ हैं, डेविड मलान हैं या फिर बाबर आजम हैं। तो यहाँ पे 3000 रन पार करने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो खिलाड़ी हैं आपके विराट कोहली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएंगे, अपने देश की ही विराट कोहली सही हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 से प्रदान किया गया है ये बताना है। वासुदेव मोही को, कृष्ण मोहन बोहरा को, शरद पगारे को या फिर शरद कुमार लिम्बाली को। तो ये जो सरस्वती सम्मान दिया गया है ये दिया गया है शरद कुमार लिम्बाली को 2020 में, याद रखिएगा ये, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शरद कुमार लिम्बाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। जंगली हिरण है, अफ्रीका हाथी है या फिर अफ्रीकी हाथी है या फिर थीम तेंदुआ है या फिर राइनोसेरस है। अच्छा प्रश्न है। और ये जो संस्था है, संगठन है IUCN, ये जो है जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनके लिए जो है रेड डाटा बुक लिस्ट जारी करता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अफ्रीकी हाथी जो है ये इसको सूची में डाल दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो खिलाड़ी हैं ये हैं आपके शेफाली वर्मा। यहाँ पे क्या कहते हैं, आंसरों को जो है उलट फेर किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला सी, यहाँ पे जो पहला लिखा गया है ये सही होगा, शेफाली वर्मा सही होगा, ध्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेफाली वर्मा को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा देश आपूर्तिकर्ता बन गया है।
दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने देश पढ़ा था, ये तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, ये बताना है 107 में। तो ये है आपका अमेरिका। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है, केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। किसने किया है? दिल्ली ने किया है, जम्मू कश्मीर ने, या उत्तराखंड ने, या फिर यूपी सरकार ने इसको किया है। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा जो है देशभक्ति बजट को पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही दिल्ली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? छिछोरे है, तान्हाजी द अनसंग वारियर है, लक्ष्मी है, लूडो है। तो यहाँ पे जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो फिल्म है आपकी तान्हाजी द अनसंग वारियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। अच्छा प्रश्न है, अभी थोड़ी दिन पहले ही इनका निधन हो गया था, जनवरी 2021 में, 1 साल हो गए लगभग। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कौन सा कथन सत्य है। चलिए, दिख रहा होगा ऑप्शन। तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने। ये देखिए। अगला है, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो चलिए देखिए बूटा सिंह के बारे में क्या सही है। तो 110 में डी ऑप्शन ये सभी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा रहा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा रहा। चौथा स्थान आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इसके साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो है आपके यस शाह। ऑप्शन नंबर डी यस शाह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण की यहाँ पे बात किया गया है, ना कि पद्म भूषण की। ध्यान रखिएगा, उसको जो सम्मानित किया गया है वो 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? चलिए देखते हैं 114वें का ऑप्शन नंबर सी, नासा के द्वारा ये सहयोग से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगर बात करते हैं अपने यहाँ की, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो उसका इसरो नाम है। ठीक, भारत की है, अपने भारत की इसरो का नाम है, और अमेरिका की नासा है। ऑप्शन नंबर इसका लेकिन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी जो है मिला है भारत पृथ्वी पर, और भूवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो ये कनाडा में मिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये आकांक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो भारत इस समय अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत अग्रसर यानी तेजी के साथ कार्य कर रहा है। और आपको बता दें इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो लक्ष्य 2070 तक रखा गया है कि संपूर्ण अक्षय ऊर्जा जो है भारत प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे 117 का ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान मौके पर इसका इस समय वर्तमान समय पे है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने MSME के लिए SHWS श्वास और
आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो किया गया है सिडबी बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सिडबी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये यमी के जो है स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना के तहत किया गया है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में लगाया गया था? तो ये जो रिकवरी लगाई गई थी वी आकार की रिकवरी लगाई गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी तक आप लोग इसको देखे नहीं रहे होंगे। चलिए बी आकार की रिकवरी इसमें लगाया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021 में जो है उल्लेखित अमाइंड विदाउट फेयर का संबंध किससे है? 1 मिनट, चलिए 120वीं का कौन सा सही होगा? तो ये जो संबंध है ए माइंड विदाउट फेयर, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? 121वीं प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला ही है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया है, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर राज्य की कैबिनेट ने ही राज्य विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को शुरू किया गया? अच्छा प्रश्न है। 1 मिनट, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी दिखने लगा। तो ये जो सिस्टम को शुरू किया गया था ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को, ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि अश्रिता बी ओलेटी जो है यहाँ पे इंजीनियर बनी है, पहली ही महिला उड़ान परीक्षण का इंजीनियर। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? अच्छा प्रश्न है, और ये जो किया गया है ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अपना भारत ही इसमें अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंप दिया है? मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, या फिर सेशेल्स? तो यहाँ पे 125 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेशेल्स को ये सौंप दिया गया है। और नाम भी याद कर लीजिएगा, ये PS जोरास्टर ये गश्ती जहाज है, इसको सौंपा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सेशेल्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने जो है वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है? फेसबुक, गूगल, अमेजन या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसकी थीम जो रही 2021 में, ये थीम है आपका वेटलैंड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी वेटलैंड एंड वाटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 1 मिनट, चलिए दिख रहे हैं चारों ऑप्शन। ये जो पुस्तक लिखी गई है, नामक पुस्तक, ये लिखी गई है क्या कहते हैं, अनिंगा दत्ता के द्वारा। ठीक, अनिद्रा दत्ता के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 129 को लेते हैं। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली या फिर जमुई? तो ये जो आयोजित की गई है ये जमुई में आयोजित की गई है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा। ये कलरव महोत्सव जो है शुरू किया गया था बिहार में। ठीक, पश्चिम महोत्सव है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपीन है, सिंगापुर है, जापान है या फिर ताइवान है? तो ये है आपका फिलीपीन देश जो है, इसने भारत के साथ समझौता किया कि वो ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरणों को जो है खरीदेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका
ए जो है राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। ठीक, तो अब जो है हमारा देश भी बाहर देशों को, अन्य देशों को जो है अपना हथियार जो है सप्लाई करने लगा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे जो प्रश्न अगला है ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न में हम उत्तर को बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 131 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 101 यहाँ पे सही होगा। चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा इसको कैसे है। ठीक, हम ऑप्शन बता देते हैं। और 132 की बात करते हैं तो 132 में भी पहला ही राइट आंसर होगा, 162 यहाँ पे आएगा। अच्छा चलिए सीधा सीधा बता देते, नहीं आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। तो इसमें पहले में जो 131 में है वो आप लोग 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, 7 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो 50 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग आगे के प्रश्नों में जो करेंगे वो 10 का वर्ग करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो जो बन के आएगा वो 101 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में 132 के देखते हैं। 132 में जो किया गया है वो 2 × 5 × 8 बराबर 80 हो गया है, यानी इसका गुणा कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग 3 × 6 × 9 कर देंगे तो ये जो बनेगा 162 बन जाएगा। ठीक, चलिए 162 इसका पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 133 का, यहाँ पे खाली स्थान पर फिल करना है कौन सा संख्या भरी जाएगी। तो 133 में तो बात करते हैं 3 की, तो 3 का घातीय, ये जो 3 लिखा गया है ये 2 का वर्ग -1। ठीक, तो ये 3 आ जाएगा। अगला है 4 का वर्ग -1। अगला फिर है 6 का वर्ग, यानी कि विषम संख्याओं का जो सम संख्याओं का वर्ग करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो क्रम आएगा इसका, ये आंसर जो सही हो जाएगा 130 का, वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ 99 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है जो कि अगला अक्षर जो होगा 134 में वो बी हो जाएगा, आर सही होगा। ठीक, आर इसका राइट आंसर होगा। 135 में अगली संख्या जो यहाँ पे आएगी वो संख्या होगी आपकी बी सही हो जाएगी। ठीक, 28 नंबर संख्या यहाँ पे आ जाएगी। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले जो है कंप्यूटर के प्रश्नों पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर की जाँच करना किससे किया जाता है। 136 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ये F7 जो है इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। 36 की बात करते हैं। 36 के बाद 37 के लेते हैं। 37 में डॉक्यूमेंट सेव, यानी सेव जो करना होता है उसको किस प्रकार से सेव करते हैं। ये प्रश्न है आज के कंप्यूटर के जो सारे प्रश्न लिए गए हैं, तो उसको कंट्रोल S के द्वारा जो है सेव कर लिया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल S दबा देंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो पहला ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 38वें नंबर की। तो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना अगर है तो किस प्रकार से बंद करते हैं, तो उसको बंद करने के लिए Alt+4 को दबाते हैं तो बंद हो जाता है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है या मस्तिष्क जो होता है उसको हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका पूरा नाम बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। ठीक, इसी के साथ लेते हैं 40 नंबर के प्रश्नों को। तो 40 नंबर प्रश्न में है कौन सा सबसे अधिक तीव्र गति का प्रिंटर है। जेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डाटा मैट्रिक प्रिंटर है या फिर नॉर्मल प्रिंटर है। इस 40 में तो सबसे तेज जो प्रिंट करता है वो लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है, लेजर प्रिंटर। ठीक, चलिए कभी कभी जो है काम नहीं करता है ना। चलिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें भी 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला है प्रश्न इसका, फील्ड ट्रिप्स के आयोजन में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए अब मालूम है, दिख रहा होगा ना। चलिए 141 का बताइए। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि छात्रों के अभिभावकों से साज्ञा पत्र लेना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इस विधि में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 142 नंबर पे। तो इसमें पूछा गया है कि छात्रों की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाए, यह तथ्य जो है निम्नलिखित में से किस पर विकल्प पर आधारित है। चलिए 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं और इसी तीनों में सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है
पूछे जाने वाले प्रश्नों के उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर ये होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं चौथे ऑप्शन को, उपयुक्त सभी सही नहीं होगा, जब तीसरा सही हो जाएगा तो ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 143 का। इसमें पूछा गया है कि किसमें सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है वो है। तो यहाँ पे जो समान व्यवहार एवं उत्तम व्यक्तित्व में जो है ये सब देखे जा सकते हैं, ठीक, ये दर्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय के अनुशासन संबंधी नियम किन छात्रों पर लागू होते हैं। अच्छा प्रश्न। तो विद्यालय के जो अनुशासन संबंधी नियम है ये छात्रों पे जो लागू होते हैं वो लागू होते हैं छात्र अनुशासन समिति पर भी, पहला भी इसमें हो जाएगा, और बी भी सरल एवं सीधे छात्रों पर भी, ये शरारती छात्रों पर, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 145 पे। तो छात्रों की असफलताओं के संदर्भ में शिक्षकों को क्या परामर्श दिया जा सकता है। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो 145 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को असफलता के न्यूनतम अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण व्यवसाय को किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। उच्च व्यवसाय, प्रबंधन व्यवसाय, दक्षता एवं व्यवसाय, दक्षता युक्त व्यवसाय या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो रखा जाएगा उच्च व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या, क्योंकि यहाँ पे शिक्षण व्यवसाय को बात किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है शिक्षण कार्य में सफलता की पहचान क्या होती है। यदि आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और आप सफल हो रहे हैं तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक का ज्ञान ही इसकी सफलता की पहचान कराता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षक तथा शिक्षक के बीच होने वाली मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दो ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए चारों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चारों ऑप्शन आप लोग को दिख ही रहा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो लिखा गया है विद्यालय की प्रगति के संदर्भ में उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करना ही जो है दोनों के बीच मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 का। तो इसमें पूछा गया है शिक्षक जब परामर्शदाता के रूप में विद्यालयों में घूम घूम कर कार्य करता है तो उस कार्य को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो इस प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट के रूप में नोट करते चलें, और नहीं बैठे हैं तो आप लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जो है नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेकर बैठें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको नोट करते चलें, ठीक। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला ही निर्देशन परामर्श इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। इसके साथ अगला प्रश्न है और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है। नेतृत्व की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। तो नेतृत्व की प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं वो कौन होते हैं। नेता एवं उनके निकट सहयोगी। अगला है नेता एवं उनके घनिष्ठ मित्र, नेता एवं उनके पारिवारिक सदस्य, नेता एवं उनके अनुयायी। तो इसमें नेतृत्व की बात किया जाएगा। नेतृत्व की प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं नेता होते हैं और उनके अनुयायी होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सबसे सटीक आंसर है, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी की प्रश्न के साथ 150 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आप लोग बताएंगे कि हमारा जो है वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी बताएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय से आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।